हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिसे होंगे बहुत मस्त होंगे। जैसे कि आप थंबनेल पर देखे होंगे जीव जन कैसे करते हैं वो फिगर, आज उसके बारे में हम एकदम पूरा खुलेआम आज चलने वाले वीडियो में, ठीक है। और आपको एकदम सब टॉपिक बाई टॉपिक एकदम हर एक पॉइंट छूटेगा नहीं, कवर करेंगे और एक एक पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे जो आपके एग्जाम से लेके आगे तक कोई भी आप एग्जाम देंगे, सारी की सारी एग्जाम में आपका जहाँ से भी अगर क्वेश्चन इसके चैप्टर से आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लें, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके ऑल में करके रख ले घंटी को, क्योंकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर आपका है, चैप्टर का नाम देख ही लिए हैं, और अध्याय जो आपका 8 होने वाले, ठीक है। यानी कि न्यू वाली बुक जो है, न्यू वाली बुक में आपका 8 दिखेगा, और जो पुरानी वाला बुक होगा उसमें 7 अध्याय में आपका दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें चैप्टर का नाम आपका समझ सकते हैं, जीव जन्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जीव जन्म कैसे करते हैं। जीव क्या है समझ गए, जीव माने जंतु, जीव जंतु, और जनन किया है, ठीक है। जनन को हम अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छा तरह से एकदम लिखे हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं जीव को हम अच्छा तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जनन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, और कैसे करते हैं सारी की सारी एकदम विस्तार से जानेंगे और प्रयास करेंगे एकदम समझने का, ठीक है। और फिर दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है, जी हाँ दोस्तों, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी नई संतति को जन्म देते हैं, ठीक है। चाहे अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं या जन्म करते हैं। समझ गए होंगे ये परिभाषा से आप, यानी कि जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सजीव जो होते हैं, जीव जो होते हैं, जीव जंतु अपने जैसी, अपने शकल का, एकदम हम शकल का ही या शकल थोड़ा सा अंतर हो जाए, या नई संतति को या नए जीव को जन्म देते हैं, उनको कहते हैं जनन। आई होप यू आपको इस समझ में आ गया होगा, और इसको नोट करते चलेंगे या लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट करने का भी हम मौका देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन आपका लिखे यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। अब जनन पढ़ लिए और जनन के प्रकार भी पढ़ लिए, और जनन के प्रकार कौन कौन है, एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अब लैंगिक जनन क्या है, ठीक है दोस्तों। लैंगिक जनन के बारे में यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं, और फिर अलैंगिक के बारे में लिखे हुए हैं, तो एकदम बारी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो लैंगिक जनन क्या है। वह जनन, जी हाँ दोस्तों, वह जनन जिसमें नर मिस होता है पुरुष, ठीक है, और वह यानी कि और मादा मिस होता है स्त्री, ठीक है, मादा यानी कि स्त्री, युग्मक मिलकर जिस जीव का निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आई होप यू कहने का मतलब, वह जनन लैंगिक जनन में या लैंगिक प्रक्रिया में वह जनन होते हैं जिसमें नर और मादा यानी पुरुष और स्त्री मिलकर अपने में मिलकर क्या नए संतति को जन्म देते हैं या नई संतति को निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखे हैं लड़का लड़की, और समझ सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, जानवरों में नाम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस समझने के लिए एकदम आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लड़का लड़की मिलेंगे तो नए संतति को जन्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। तो इसमें जो है ना एकल जीव, अलैंगिक जो होते हैं इसमें एकल जीव, एकल में होता है एक, ठीक है, ओनली वन, नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल में लिखे अमीबा और अमीबा हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा यहाँ पर अमीबा का फिगर बनाए हुए हैं, और आपकी बुक में भी दिया होगा। अगर आप बुक सामने रखे होंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं रखे होंगे तो खोल के जाकर देख सकते हैं बुक में जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें आपका फिगर दिया होगा, ठीक है। अमीबा का फिगर यहाँ पर दिया है, जिसे बनाया है यहाँ पर अमीबा का फिगर दिया होगा, और हाइड्रा यानी कि मुकुलन यानी कि हाइड्रा का भी फिगर आपका दिया होगा बुक में, ठीक है। और खोजेंगे और कमेंट करेंगे, बुक भी एक बार आप देख सकते हैं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि इसको समझाएंगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक में होता है ना, इसमें कोई जीव आपस में मिलके, इसमें एक दूसरे को मिलके नहीं, यानी कि इसमें एक जीव ही मिलके नई संतति को जन्म देते हैं, यानी कि एक जीव सिंगल मिलके अपने आप अपने जैसा या अपने जैसी नई संतति को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे कि अमीबा की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में अमीबा लिए हैं, ठीक है। अमीबा जो है ना, ये अपने जैसी नई संतति को जन्म देती है, इसमें कोई दूसरे जीव का जरूरत नहीं होती है जो आपस में युग्मक करे ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नर मादा अगर मिलेंगे तब दूसरे बच्चे का जन्म देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर स्पेशल ओनली वन एक जीव मिल के ही नई संतति को जन्म देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि अमीबा लिखे हैं, अमीबा का फिगर यहाँ पर, और अपने जैसा नई संतति को विखंडन करती है, यानी कि विखंडन है द्विखंडन करती है, ठीक है। यानी कि ये भी क्वेश्चन रहता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा जो है, अमीबा में किसके द्वारा
विखंडन होता है? तो द्विखंडन द्वारा, ठीक है। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में विभाजन होता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रा, ये मूली जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिगर आप बुक में भी देख सकते हैं, हमसे भी यहाँ पर आप फिगर बना सकते हैं। तो हाइड्रा जो होता है ना, ये हाइड्रा जो अपने जैसी नई संतति को जन्म देते हैं, अपने जैसा, इसमें दूसरे जीव की जरूरत नहीं होती है। जैसे हाइड्रा में किसके द्वारा मैंने विखंडन होती है, मैंने तो मुकुलन विधि द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा आपका विखंडन होता है। आप समझ गए होंगे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि विविधता का महत्व, ठीक है। एक टॉपिक आपका एग्जाम्पल में पूछा है, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद में कि अलैंगिक और लैंगिक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अलैंगिक क्या के बारे में जानेंगे हम लोग, अलैंगिक के बारे में जानते जाएंगे आगे तक। ये लैंगिक के बारे में समझ गए होंगे। लैंगिक जैसे कि पुरुष नर मादा जो भी है, लड़का लड़की, गाय भैंस, ठीक है, भैंसा जो भी है, कुत्ता कुत्ती, ये मिल के ही आपस में नए संतति को जन्म देते हैं और ये अलैंगिक न बल्कि लैंगिक जन्म में आते हैं। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गएंगे। अब इसके बारे में हम ज़्यादा गहन करने वाले हैं अभी, ठीक है, तो अलैंगिक बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक टॉपिक जो है विविधता का महत्व, शायद आपको नहीं दिखता होगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं विविधता का महत्व। तो विविधता का महत्व का मतलब कोशिका के केंद्रक में सेल माने कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए अनुवांशिक गुण होते हैं। अनुवांशिक गुण होते हैं। आप सबसे पहले समझेंगे डीएनए होता है क्या, विविधता कहाँ पाई जाती है। विविधता मनुष्य में पाई जाती है, जीव जंतु में पाई जाती है। वो विविधता को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लें बात करते हैं, एक शरीर यानी कि मान मनुष्य, एक नर और मादा यानी कि नर और मादा मिलकर नई संतति को जन्म देते हैं, नई संतान को जन्म देते हैं। जहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, वहाँ पर उस बच्चे में 90% का गुण उन लोग को माता पिता के मिलेगा और 10% आपका गुण नहीं मिलता है। यानी कि नहीं लोग कहता है कि अपने बाप पे खानी हुआ, अपने मैंने मातारी खानी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए के ही कारण से, डीएनए के ही वजह से डीएनए ही पाया जाता है पुरुष में, ठीक है, मनुष्य में। और डीएनए के ही वजह से नई संतति को जो जन्म देते हैं उसमें 90% माता पिता का गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 10% नहीं पाया जाता है। 10% आपका खुद अपने समझिए अलग होता है, नहीं तो होम शकल एकदम हो जाएंगे, ठीक है, माँ पापा अपने मम्मी पापा खाने। तो इसमें 10% आपका गुण नहीं पाया जाता है, 90% आपके माता पिता गुण पाया जाता है, उसी को डीएनए कहते हैं। समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए आगे टॉपिक कवर करेंगे हम लोग अलैंगिक के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कि यहाँ पर अलैंगिक, ठीक है दोस्तों, अलैंगिक जनन की विधि के बारे में जानेंगे हम लोग कि यहाँ पर अलैंगिक की विधि जो लिखे हैं यहाँ पर, एक है विखंडन, दूसरा का खंडन, तीसरा का पुनरुद्भवन या इसको कहते हैं पुनर्जनन, और मुकुलन, उसके अंदर में कायिक प्रवर्धन और उसके अंदर में बीजाणु श्वास संघन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग विखंडन क्या है, विखंडन के बारे में हम यहाँ पर डिफिनेशन लिखें और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो विखंडन जो है ना, विखंडन, इसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। विखंडन में जैसे कि बताया था विखंडन, जैसे कि विखंडन अमीबा आप जस्ट हम बताए हैं और बुक में भी देख सकते हैं फिगर। तो अमीबा जो है ना, इसमें 2 जीव जो है ना 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, विखंडन होता है विखंडन में, जैसे कि अमीबा ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विखंडन जो है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विखंडन एक बहुखंडन। द्विखंडन में 2 होते हैं, जैसे अमीबा बात करते हैं, अमीबा में 2, और बहुखंडन की से 2 से अधिक, यानी कि बहु माने अधिक से अधिक खंड में बढ़ जाना, ठीक है, उसे बहुखंडन कहते हैं, द्विखंडन 2। तो फाइनली यहाँ पर समझ गए होंगे कि द्विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि द्विखंडन किसे कहते हैं। द्विखंडन यहाँ पर है, इसमें एक ही द्विखंडन का परिभाषा, उसका बहुखंडन, दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर द्विखंडन, यहाँ पर बहुखंडन, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करें तो द्विखंडन जो है, इसमें एक ही कोशिका 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। जैसे एक कोशिका, एक सेल, ओनली 1 सेल डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। 2 कोशिका में, एक अमीबा जो है 2 कोशिका में बढ़ जाता है। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। किसमें होता है, द्विखंडन। तो द्विखंडन में अमीबा का विभाजन होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं बहुखंडन। बहुखंडन जो है ना, इसमें एक ही कोशिका बहुत सारे कोशिका में बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम, एक कोशिका एक यानी कि ओनली 1 सेल ऑफ डिवाइड, एक कोशिका हो जाएगा, इसमें बहुत सारे बिंदु में मान लीजिए बहुत सारे कोशिका में बढ़ जाना, ठीक है, बहुत सारे कोशिका में बढ़ जाना, उन्हें हम कहते हैं बहुखंडन। एक कोशिका है,
इसे मान लीजिए अपने ही जैसी, इसी गोला हो गया, इसी गोला जैसा बहुत सारा माने अलग अलग बढ़ जाना, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम देख सकते हैं फिगर ऑफ बुक में। आगे हम बात करते हैं, आप द्विखंडन हो गया। अब द्विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हो गया, बहुखंडन और द्विखंडन। अब बात करते हैं खंडन के बारे में, ठीक है। तो खंडन क्या है, तो खंडन जो है इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाली बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। आप बुक में देख सकते हैं फिगर, ठीक है। तो खंडन समझेंगे, इस प्रजनन में है ना विधि में सरल संरचना यानी कि बहुत आसान से आसान संरचना वाली बहुकोशिकीय, यानी कि बहुत बहुकोशिकीय समझ गए होंगे, एक से अधिक कोशिका कहते हैं बहुकोशिकीय जीव जो है विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, खंडित हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में स्पाइरोगाइरा आप सर्च करके फिगर देख सकते हैं, चाहे अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पुनर्जनन, ठीक है। बहुत मजा आने वाली है, ठीक है, इस सब के बारे में, ठीक है। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन या मुकुलन के बारे में चर्चा करेंगे, कायिक प्रबंधन। चलिए तो इसके बारे में इसको हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन को हम लोग पुनर्जनन भी कहते हैं। जैसे कि अब इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझने वाले, ठीक है। जैसे कि जब जीव अपने कायिक भाग से टूटकर, आप समझेंगे कायिक भाग क्या है, ठीक है, टूट करके एक नए जीव बन जाता है, तो उसे हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। समझने कहने का मतलब, जब एक जीव अपने कायिक भाग से टूट के, कायिक समझ रहे, इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी टूटकर एक नए जीव बन जाते हैं, या नए जीव संतति जो है अपने आप में बन जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन। जैसे हम आप लोगों को पुनरुद्भवन के बारे में सबसे पहले ये फिगर देख सकते हैं, ये प्लेनेरिया, ठीक है। ये समझ सकते हैं फिगर जो है, इस फिगर इसी के जैसा, इसको विखंडन हुआ, ठीक है। विखंडन होने के बाद में इसका आधा टुकड़ा, कहने का मतलब टूट के यहाँ पर आ गया, और आधा टुकड़ा बीचों बीच टुकड़ा यहाँ पर आ गया, और फिर ये वाला टुकड़ा नीचे आ गया। फिर इसी से नई संतति का जन्म हो रहा है, ठीक है। फिर इसी आधा भाग का ऊपर वाला पार्ट पुर्जा से एक नई संतति का जन्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बीच वाला से फिर एक नई संतति बन गया, फिर इसी के जैसा, इसी के आकार जैसा टूट कर के एक नए जीव बन जाता है, टूटकर एक नए जीव बन जाता है कायिक प्रबंधन से आगे पीछे बीच कहीं से भी, ठीक है दोस्तों। और नीचे वाला पर्सन से आपका ए वाला बन गया। तो आई होप यू आपको समझ गए होंगे। जैसे बात करें छिपकली, लिजार्ड जो होती है उसका पूंछ टूट जाता है तो फिर से उसका पूंछ हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि नई फिर छिपकली जैसा नई बन जाती, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे प्लेनेरिया के बारे में, ठीक है। अब बात अमीबा के, जैसे बताए थे मुकुलन में द्विखंडन विधि, तो टूट के बनता है, ठीक है। अब बात करते ए वाला, जैसे मुकुलन का फिगर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मुकुलन क्या है, मुकुलन जो है मुकुल या बड द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है, ठीक है। तो ये मुकुलन का फिगर आप बुक निकाल के बुक में भी देख सकते हैं, और बिना बुक में देखे हुए आपको समझ में अच्छा से और नहीं आएगा। फिगर आप देख लेंगे और आपको भी समझ में आएगा, हाँ फिगर कहाँ कहाँ बुक में दिया हुआ है ना। तो ऐसे में तो ये बता रहे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आप बुक में भी देखेंगे तो एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ सही में रियल में बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मुकुल है, ठीक है। तो मुकुल देख सकते हैं, मुकुलन जो है मुकुल या बड द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। जैसे कि मुकुलन का परिभाषा हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल में इसका फिगर लिए हुए हैं, या नीचे वाला जो टूट के, ठीक है, नीचे वाला जो टूट के यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह बनता है नीचे वाला, ये मुकुल कहलाता है, इसी मुकुल कहते हैं, ठीक है। और इसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, कुटपत लेता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक आपका अलैंगिक में विधिया में है कायिक प्रबंधन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो कायिक जो है कुछ ऐसे पौधे जो होते हैं ना, कुछ ऐसे पौधे जो होते हैं नए पौधे का निर्माण करके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां से होता है। जैसे जड़ द्वारा बात करें डहेलिया द्वारा शकरकंदी, बात करते डहेलिया दाढ़ी से, जैसे कि मान लीजिए आलू समझते हैं, आलू के जड़ में आलू माने दाढ़ी में उसका आलू पकड़ता है, ठीक है। टमाटर हो गया, डाली हो गया, समझ सकते हैं। जैसे तन्ने द्वारा, तना में आलू हो गया, अदरक हो गया, तन्ने द्वारा आलू, तन्ने में आलू, और जड़ द्वारा डहेलिया द्वारा शकरकंदी का उत्पादन होता है। तो आई होप ही आपको ये समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक पुष्प के बारे में जानने वाले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
तो चलिए मेरे दोस्तों, जैसे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे, पुष्प के, ठीक है, पुष्प के बारे में जानेंगे, ये फूल के बारे में, ये कौन नर जनन होता है, कौन मादा जनन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले फिगर हम देख सकते हैं और हमसे भी स्मार्ट आप बना सकते हैं, और बुक में आपका फिगर दिया होगा, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछ लिया जाता है बहुत बार, ठीक है। तो आप फिगर बनाने का सीख लीजिएगा, ठीक है, और बुक में दिया है, इससे अच्छा और आप हमसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को जानेंगे, ठीक है। इधर यहाँ पर जो दिया हुआ है एक गोल गोल, ठीक है, यानी गोल गोल यहाँ पर फूल में देखते हैं, फूल में, तो इसको अंडाशय कहते हैं, ठीक है, इसको अंडाशय कहते हैं। और ये बीच में डंडा जैसा कि देखिए कनहल का फूल, अड़हुल का फूल देखिए ना, उसमें निकला होता है, ठीक है, पतला पतला बीच में से निकला होता है, वहीं जो निकला होता है ना उसी को कहते हैं वर्तिका, इसको डंटिया कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, उसको डंटिया कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। लाल जो फूल होता है ना अड़हुल का, उसमें इस तरह टांगने पर बीच बीच ऊपर ऊपर धुरी जैसे होता है, उसको कहते हैं वर्तिका कहते हैं। ऊपर वाला कहते हैं वर्ती काग्रे, वर्ती काग्रे कहते हैं। तो ये तीन हो गया टॉपिक। आप देखिए इसको हम लोग मादा जननांग अंग कहते हैं, इसको मादा जननांग या जायांग कहेंगे, इसको हम लोग मादा जन कहेंगे, इसको मादा को हम लोग स्त्री कैसर भी कहते हैं, स्त्री कैसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्त्री कैसर भी कहते हैं। उसके बाद में स्त्री कैसर में ही अंडप पाया जाता है, अंडप स्त्री कैसर में ही पाया जाता है, और अंडप स्त्री कैसर हो गया, तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। और अंडाशय में ही निषेचन होता है, अंडाशय में ही निषेचन होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इधर आइए, तो इस इधर ये वाला पार्ट आपका जैसे कि दिख रहे होंगे, ये नर जननांग यानी कि पुमंग इसको कहते हैं, नर जननांग को हम लोग पुमंग भी कहते हैं, और मादा जननांग को जायांग कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ए वाला जो देख सकते हो ऊपर वाला जो होता है उसको परागकोश कहते हैं, क्या होता है, परागकोश होता है। और ये वाला डंटिया जो होता है देख सकते हैं, इसको पुतंतु कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं स्त्री पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, पुंकेसर कहते हैं, इधर स्त्री कैसर कहते हैं, ठीक है। तो नर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, ठीक है, आपको बस यहाँ पर अंड पाया जाता है, क्या, अंड यानी कि अंडकोशिका है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि जो चीज़ पुरुष में होता है वही चीज़ आपका स्त्री में भी है, लेकिन फर्क कुछ हल्का सा डिफरेंस आपका, ठीक है। अब बात यह है कि आपका क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो हम बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्या कि नर जननांग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है, ठीक है। पुमंग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, या नर जननांग को पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर में क्या कहता है, तो परागकोश आता है और पुतंतु आता है। पुंकेसर में परागकोश, और परागकोश किसमें पाया जाता है, तो पुंकेसर में पाया जाता है। पुंकेसर में क्या क्या पाया जाता है, तो परागकोश और पुतंतु। आई होप ही आपको समझ में आ गया होगा। और अंड जो है अंड कोशिका में पाया जाता है, अंड कहाँ पाया जाता है, अंड कोशिका में पाया जाता है। अंड कोशिका देख सकते फिगर में कहाँ है, ठीक है। अब बात करते हैं मादा जननांग को। मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो स्त्री कैसर भी कहते हैं, और मादा जननांग को हम लोग जायांग भी कहते हैं, जायांग भी कहते हैं, और इसको स्त्री कैसर भी कहते हैं। और स्त्री कैसर में क्या किया जाता है ना, तो वर्तिका आता है, वर्तिकाद्र आता है, और अंडाशय आता है। और अंडाशय में ही यानी कि स्त्री कैसर में ही अंडप यानी कि निषेचन की क्रिया होता है। फाइनली आप इस समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए इसी के बारे में, जैसे कि पुष्प में यहाँ पर दिखता होगा आपको, जैसे कि पुष्प के जनन अंगों के नाम यहाँ पर कौन, पुष्प के जनन अंग कौन कौन है, तो बाह्य दल यानी पुंज, दल पुंज पुमंग जायांग, यानी कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, यानी कि पुष्प के 4 अंग होते हैं। जनन अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, पुष्प के जनन अंग 4 होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा का टॉपिक है पुष्प के मादा जनन अंग को। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो जायांग कहते हैं। पुष्प के यहाँ पर दिखे होंगे जायांग, ठीक है। और नर की बात करें, पुष्प के नर की जननांग माने तो पुमंग है, यहाँ पर लिखे होंगे पुमंग, ठीक है, पुमंग या पुंकेसर, ठीक है। और बात करते लास्ट टॉपिक है अंडप को हम मादा जननांग अंग कहते हैं, अंडप को ही मादा जननांग अंग कहते हैं। स्त्री कैसर पाया जाता है, इसी में स्त्री कैसर पाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन और आपके जो बुक में नहीं दिया है वो हम लिखे हैं यहाँ पर, उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फूल कौन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल, तो रैफेलेसिया है, ठीक है। सबसे बड़ा मैंने फूल किया है तो रैफेलेसिया है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, रैफेलेसिया जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। और इसमें निषेचन के कार्य जो ना
हाथी करती है, हाथी के सूंड द्वारा किया जाता है, बहुत बड़ा होता है विशाल, ठीक है। आप सर्च करके देखिएगा, रैफेलेसिया जो फूल आपका विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है और किस जंगल में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता, ठीक है, तो इंडोनेशिया का जंगल में पाया जाता है। अब बात आता है कि विश्व का बड़ा फूल हो गया और विश्व का छोटा फूल के बारे में, तो विश्व का सबसे छोटा फूल होता है ओल्फिया, ओल्फिया, ओल्फिया है, ठीक है। ओल्फिया, इसका पौधा जो है ना जल में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुछ देशों में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा फूल कौन है, तो ओल्फिया है, और सबसे बड़ा रैफेलेसिया है। और सबसे छोटा फूल ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका पौधा जो है ना जल में पाया जाता है। तो आई होप यू आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी बहुलिंगी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक, अब उसके बाद मादा जनन और नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। जैसे कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि इस एक लिंगी और उभयलिंगी, एक लिंगी क्या है और उभयलिंगी क्या है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, तब उसका हम लोग चर्चा करेंगे मादा जनन और नर जनन, ठीक है। तो इस एक लिंगी जो है ना, जब पुष्प में पुंकेसर, बताने का वजह यह है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, इसलिए हम इसका कवर करा देते हैं कि आपका न छूटे, ठीक है। तो जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में, जब माने स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी कहते हैं। इन दोनों में से जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग, एक जन्म देने वाला अंग जो है उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूजा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं उभयलिंगी, जैसे पुष्प में होता है फूल, पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, पुष्प में स्त्रीकेसर और क्या पुंकेसर, ये दोनों यानी नर मादा दोनों स्थित होता माने हो, तब जाके होता है क्या उभयलिंगी। जैसे कि गुड़हल, सरसों। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो अब बात करते हैं मादा जनन के बारे में, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। जैसे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो था मादा जनन तंत्र, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट टकटकी लगा कर बैठ रहिएगा, ठीक है। आइए, जैसे कि एक फिगर देख सकते हैं, और फिगर आपके बुक में भी दिया है मादा जनन तंत्र के, ठीक है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, एकदम बुक निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे भी अच्छा फिगर आप बना सकते हैं। चलिए, केवल समझाने के लिए इसको इतना, और बहुत रोमांटिक इंजॉय करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं मादा जनन तंत्र। ये वाला टॉपिक समाप्त होता गया, एक एक पार्ट करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें दो भाग होते हैं, ठीक है, दो भाग। एक होता है प्राथमिक, एकदम ध्यान समझेंगे, प्राथमिक होता है, ऐसा बहुत क्वेश्चन होगा जो हम ना बता पाए, आप लास्ट में कमेंट करेंगे और वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे पूरा इसका जो भी है टॉपिक कवर कर देंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। तो एक में होता है प्राथमिक और दो में होता है द्वितीयक, यानी प्राथमिक अद्वितीयक, दो भागों में बटा हुआ है। अब बात करते हैं प्राथमिक में कौन कौन आता है, प्राथमिक में कौन कौन आता है, ठीक है। तो प्राथमिक में आपका अंडाशय, प्राथमिक को हम लोग अंडाशय कहते हैं, अंडाशय आता है। और अंडाशय में दो भाग बटे हुए, एक अंडाणु एक हार्मोन, क्लियर, एक अंडाणु एक हार्मोन। अब हार्मोन को भी दो भागों में बांटा गया है, हार्मोन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो एक देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एक एस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरॉन और एजेस्ट्रोन। अब हम बताएंगे इसके बारे में, बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये प्राथमिक में कौन कौन आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब द्वितीयक में कौन आते हैं, द्वितीयक मादा जनन तंत्र। तो द्वितीयक में होते हैं अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं, और सब बताएंगे कौन कौन, योनि, गर्भाशय, अंडाशय, अंडाणु, सब एकदम। तो चलिए, ये बात समझ गए। दूसरा बात, आइए तीसरा बात, पहला दूसरा। अब तीसरा बात ये है कि देखेंगे ये वाला जो आप देखते होंगे, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हैं जो इस तरह करके दिया हुआ है, इसको कहते हैं, कंजी कहते हैं फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं डिम्बवाहिनी और अंडवाहिनी, अंडा इसमें अंडा जाने आने का रास्ता होता है, मार्ग होता है, ठीक है, समझ सकते हैं। ये अंडा जो है ये फिलोपियन ट्यूब के रास्ता है, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, और इसी में अंडा आने का रास्ता होता है, मार्ग होता है, ठीक है। अंडवाहिनी डिम्बवाहिनी, इसी को कहते हैं अंडवाहिनी डिम्बवाहिनी, ठीक है। जैसे कि अंडवाहिनी की बात करें, ये जो होता है कितना, फिलोपियन ट्यूब जो होते हैं ये वाला
तो ये वाला 10 से 20 सेंटीमीटर 10 से 20 cm तक ये लंबा होती है। अंडवाहिनी जो होती है ये वाला 10 से 20 cm तक लंबा होती है। अब बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र, ये वाला फ्लोपियन ट्यूब है। फ्लोपियन ट्यूब यानी कि ये कहने का मतलब मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडाशय यहाँ पर लिखे हुए अंडाशय, ये नहीं चल रहा है ना, चलिए इसको चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि बात करते हैं, अंडाशय कितना होता है, अंडाशय 2 होते हैं, यानी कि मादा जनन तंत्र में टोटल अंडाशय 2 होते हैं जो ओवम से होकर उभरी आता है, ठीक है, बताएंगे हम। तो ये भी अंडाशय है और ये भी अंडाशय है, यानी कि अंडाशय की संख्या 2 होती है मादा जनन तंत्र में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इधर वाला क्लियर हो गया, अब इधर वाला समझेंगे, ठीक है। तो इधर वाला में नीचे जो यहाँ पर लिखे एक, इसमें एक गर्भाशय होता है, एक गर्भाशय होता है, जैसे लिखे यूट्रस, ये गर्भाशय होता है, इसी में बच्चा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाला ग्रीवा कहते हैं, ये वाला क्या होता है, ग्रीवा होता है, और ग्रीवा यहाँ पर होता है और नीचे उसके योनि होता है, ठीक है, इसको योनि कहते हैं। योनि जो है 8 से 10 cm लंबा होती है, ठीक है, और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिडिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है, एसिडिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो एक खैर अभी एग्जाम में आपके नहीं पूछेगा इसमें कौन अम्ल पाया जाता है, लेकिन बताते हैं एसिडिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये 8 से 10 cm लंबा होते हैं योनि, और एक गुद्दा द्वार है, कहने का मतलब गुद्दा जाने का रास्ता होता है, और इसको ग्रीवा कहते हैं। अब बात करते हैं, स्त्री में XX पाया जाता है, ठीक है, स्त्री में कौन सी पाया जाता है, XX गुण पाया जाता है, यहाँ पर लिखे हुए। अब बात करते हैं ये वाला क्लियर, ठीक है। अब इधर देखते हैं, कोई तो टॉपिक ऐसा नहीं लिखे हुए, हाँ। अब बात ये इसको समझाते हैं, ये मादा जनन तंत्र का होता है जो इसको गर्भाशय कहते हैं, और ये ओवम, यहाँ पर जो फ्लोपियन ट्यूब जो है, ओवम जो अंडाशय जो है, इसका कार्य समय जो पीरियड होता है ये आधा महीना तक करता है। कहने का मतलब एक बार 1 महीना पर एक काम अगर किया तो नेक्स्ट अगला मंथ एक काम करता है, अगर पहले का एक काम किया पहले बार तो दूसरा भी कर। कहने का मतलब ये मालूम नहीं चलता है कि दाएं वाला कि बाएं वाला, ठीक है, कि दाएं वाला कि बाएं वाला। तो 1 महीना एक काम करेगा तो नेक्स्ट अगला मंथ एक काम करेगा, क्योंकि 1 महीना तक इसको बनने में टाइम लग जाता है। अंडाशय को अंडाशय में अंडा बनने में 1 महीना टाइम लग जाता है, ठीक है। 1 महीने के बाद इसमें फिर होता है। अब बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कब तक चलता है और कब से कब तक होता है। तो सबसे पहले बता दे, 12 पीरियड यहाँ पे लिखे हैं, पीरियड यानी 12 से 50 वर्ष की आयु के बीच में होता है। यानी कि कहने का मतलब अगर 12 वर्ष से ऊपर लड़कियां ऊपर हो जाती है तो उसका स्टार्ट हो जाता है जो टाइम पीरियड जो होता है एक, यानी कि युवा के रूप में, आदमी यानी कि जवान के रूप में हो जाता है, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ओवम में उभरियाता है, बनता है, और 1 महीना के बाद इससे गुद्दा के द्वारा इसमें अगर अंडाशय नहीं छोड़ा जाए तो बच्चा नहीं बन पाएगा। जब बच्चा इधर से नहीं बन पाएगा, जब ये खराब हो जाता है, ये ब्लड के रूप में क्या होता है, खराब हो जाता है, और ब्लड के रूप में क्या होता है, बन के ये निकल जाता है। यानी कि ये 4 से 5 दिन तक, 2 से 3 दिन 4 तक, मैक्सिमम कहा जाए तो 1 सप्ताह तक इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। और अधिक से अधिक हम बात करें तो ये वाला समझ गए, दोनों ओर होता है, ठीक है, दोनों ओर वही कार्य होता है। और 1 महीने काम किया साइकिल और दूसरा मंथ ये काम करेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। और देखिए, हाँ, बच्चा कब रह जाता है, तो इसका मान लीजिए अगर 1 से लेके 7 तारीख के बीच में अगर आया है तो इसके अंदर अगर सेक्स होगा, सेक्सुअल, तो बच्चा नहीं रहेगा। अगर 7 के बाद में, मान लीजिए मैक्सिमम 7 के बाद में किसी के 7 दिन, तो 7 के बाद में मान लीजिए कम से कम 14, 1 से लेकर 14 तक मान लीजिए नहीं होगा, 1 से लेकर 14 तक। तो इसका 14 से लेके 28 के बीच में अगर हो गया तो रह जाता है, ठीक है। यानी 7 तक, 7 के बाद में 8 से लेके 16 तारीख या 14 तारीख के बीच में अगर माने इस हो जाए 1 सप्ताह के बाद में, तो वो रह जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। आगे आपका टॉपिक है, हाँ चलिए, तो ये वाला आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शिशु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, चाहे ऋतुस्राव कैसे होता है, गर्भाशय मैंने क्या है। तो गर्भाशय के बारे में चर्चा करते हैं। गर्भाशय जो है दोनों अंडवाहिनी, यानी कि ए अंडवाहिनी और ए अंडवाहिनी मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करता है। ए अंडवाहिनी और ए अंडवाहिनी मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करता है।
या करती है। इसका ऊपर का भाग जो होता है ना, ऊपर का भाग देख सकते हैं, ऊपर वाला भाग ये चौड़ा होता है, ऊपर का भाग, और इसका ऊपर का भाग चौड़ा होता है तथा नीचे का भाग सुकड़ा होता है, नीचे का भाग आपका सुकड़ा होता है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं आपका ऋतुस्राव, ऋतुस्राव आ गया, ठीक है। तो ऋतुस्राव समझ लीजिए, ऋतुस्राव क्या है, ये आपको शायद नहीं दिखता होगा, या दिखता होगा तो कोई बात नहीं, बोल रहे हैं। यदि अंडोत्सर्ज मान अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु और शुक्राणु, अंडोत्सर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं, अंडोत्सर्ग यहाँ पर लिखे हुए, इसको बारे में बताएंगे हम। तो यदि अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलता है तो अंडाणु का निषेचन भी नहीं होता है। यह गर्भाशय से होते हुए रक्त स्राव के रूप में योनि मार्ग से यानी रास्ता से बाहर निकल जाता है। जैसे हम आपको बताया, अगर सेक्सुअल ना हो, एक ना मिले, तो ना मिलने के कारण से एक महीना पर क्या होता है, जियान हो जाता है, खराब हो जाता है, मर जाता है, ब्लड के रूप में, खून के रूप में ये बन के बाहर निकल जाता है। वहीं अगर निषेचन अगर हो पुरुष के द्वारा, तो ये जब निकलेगा इधर से आएगा तो बन के ये जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक है। बताएंगे हम कैसे शिशु कैसे निर्माण होता है, ठीक है, बच्चा कैसे निर्माण होता है, ठीक है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अंडोत्सर्ग। तो जब अंडाशय से अंडाणु निकल कर फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर लिखे हुए हैं, फेलोपियन ट्यूब जो है में भेजता है, तो इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि शिशु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, जब शुक्राणु देखिए, स्त्री में यानी कि मादा में अंडाणु पाया जाता है, और मर्द में यानी कि नर में, पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। जब शुक्राणु, अब हम लोग मादा के पढ़ने के बाद में नर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो युग्मनज यानी कि कहने का मतलब युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है, जाइगोट में बदल जाता है, और यह अंडवाहिनी में भ्रूण में बदल जाता है, और यह अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय आता है और शिशु का निर्माण करता है। ये अंडवाहिनी जो हम बोले हैं यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के द्वारा होते हुए अंडवाहिनी ये निकलता है। कहने का मतलब ये स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है, बीज। तो ये निकलने के बाद में आता है, और जब क्या होता है, जाइगोट का निर्माण करता है, शुक्राणु के द्वारा अंडाणु से मिलता है। जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो बच्चे का निर्माण करता है, और बच्चा आके कहाँ धारण कर लेता है, गर्भाशय में, और गर्भाशय के बाद में 8-9 माह के बाद बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे शिशु कैसे निर्धारण होता है, कैसे होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका जो भी टॉपिक देखिए, हाँ, स्त्री में XX गुण पाया जाता है, स्त्री में XX गुण पाया जाता है। हाँ, बेटा कब होता है, बेटी कब होती है, ये भी सीख ले और जान ले, आपको शायद मालूम भी होगा। और पुरुष में XY होता है। अगर स्त्री में क्या होता है, XX होता है। स्त्री में गुण क्या होता है, XX होता है, और पुरुष में XY होता है। अगर स्त्री का पुरुष का अगर X आएगा, पुरुष का अगर X आया स्त्री में, तो बेटी होती है, क्या होती है, बेटी होती है। अगर पुरुष का यानी कि नर का अगर Y आएगा, अगर Y गुणसूत्र अगर जा रहा है पुरुष के माध्यम से स्त्री में, तो समझेंगे कि उस में बेटा होता है, ठीक है। आई होप आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। यानी कि XX बेटी होती है, XY बेटा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। और XY गुण जो होता है ये पुरुष में ही पाया जाता है, और X जो होता है स्त्री में पाया जाता है। तो इसलिए पुरुष जो देगा वही स्त्री का होगा। और कहने का मतलब अगर X जा रहा है पुरुष का तो समझिए बेटी होगा, और Y जाएगा पुरुष का तो समझेंगे बेटा होगा, ठीक है। तो ये निर्भर करता है किस पे, पुरुष पर निर्भर करता है कि कब बेटा होगा, कैसे बेटी होगा, ठीक है। तो आई होप ही आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हाँ, योनि भी बता दी है, 8 से 10 में लंबा होता है, और ये भी बता दिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब ये बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। जैसा कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है मदर, बल्कि अब नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे फिगर आप देख रहे हैं, और इससे बेस्ट एकदम कंटाप फिगर अपने बुक में बना सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करिएगा बनाने के, ठीक है। तो चलिए, बुक वाला फिगर देख सकते हैं आप, ये है नर जनन तंत्र, ठीक है, पुरुष का, ठीक है, देख सकते हैं आप, देखते होंगे, ठीक। आइए अब बात करते हैं इसमें कि ये वाला जो पर्सन होता है, ठीक है, इसमें होता है क्या, इसके बारे में चर्चा करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं ना, तो इसमें ये वाला पर्सन जो होता है थैली जैसा, ठीक है, समझ रहे ना। तो इसको मूत्र नालिका कहते हैं, ठीक है, मूत्र नालिका कहते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं ना, यहाँ पर लिखे किडनी से जुड़ा होता है। मूत्र नालिका जो होता है ना, ये किडनी से जुड़ा होता है, ठीक है, किडनी से। आपका किडनी फेल, समझिए बाजार चिक्कर। अब ये बात करते हैं, इसको कहते हैं शुक्राशय। यहाँ पर रहता है, पर शुक्राशय रहता है, और मूत्राशय इसमें, ये वाला इसमें मूत्राशय रहता है, ठीक है, यानी कि समझ सकते हैं, मूत्राशय वाला रहता है यहाँ पर। और मूत्रा नालिका बताइए कि है, नालिका यानी कि घर, ठीक है, नालिका गोल, ठीक। अब बात करते हैं, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि ये वाला होता है, और ये होता है शीशन, होता है शीशन, समझ सकते हैं, बेलना शीशन जिससे बेलनाकार होता है। अब बात करते हैं, इसको वृषण कहते हैं। सबसे पहले बात, मनुष्य में वृषण कितने होते हैं? 2, ठीक, 2 होते हैं, गोल गोल 2 होते हैं, और लटका होता है, ठीक है, देख सकते हैं, उसको कहते हैं वृषण। आप वृषण कोष इसको कहते हैं, ये वाला कहते हैं, ऊपर वाला का जो भाग होता है ना ऊपर वाला, उसको वृषण कोष कहते हैं। और इसमें दोनों वृषण बंद होते हैं, दोनों वृषण उसी में बंद होते हैं। वृषण कोष में 2 वृषण दोनों ओर बंद होते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र, ऐसे मूत्र मार्ग, इन मूत्र मार्ग समझ रहे हैं, वो मूत्र मार्ग है, ये पुरुषों में बेलनाकार होता है, ठीक है। स्त्रियों में शुक्राणु छोड़ने का कार्य भी करता है, स्त्रियों में इसे शुक्राणु छोड़ने का कार्य करता है, तभी आप पैदा हुए चाहे हम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आइए कि शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिनी पाया जाता है, यहाँ पर शुक्रवाहिनी देख सकते हैं, ये वाला शुक्रवाहिनी होता है, लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा रहता है, ठीक है, कितना होता है? लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा रहता है। शुक्राणु का रास्ता होता है, ठीक है, शुक्राणु का रास्ता होता है, यानी शुक्राणु छोड़ने का रास्ता होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये वाला टॉपिक जो नीचे लिखे हुए कि 4 से 5 cm लंबा, क्या 4 से 5 cm ये लंबा होती है, ठीक है। आपका शीशम देख रहा ना, ये कहने का मतलब शीशम, ये 4 से 5 cm लंबा होती है, उसके बाद में 2 से 3 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक मोटा होती है। इसका रंग जो होता है गुलाबी रंग होता है। आकार की बात करें तो आकार इसका अंडाकार होता है, और शुक्राणु इसी में बनता है, शुक्राणु इसी में बनता है। आई होप यू आपको जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अभी तक सोच रहे होंगे तो। चलिए आगे बात करते हैं, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, शुक्राणु का निर्माण ये वृषण में होता है, शुक्राणु जो बनता है वृषण में बनता है, और वृषण में बनता है, और ये शीशम के मार्ग यानी मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। वृषण भी सहायता से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो आई होप ये पूरा जानकारी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसका वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा देखे होंगे। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, और नेक्स्ट अगला वीडियो फिर आपको देखने को मिलेगा, जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।